Hello guys, hope you are doing well. This side Mohit Gupta. I'll be your financial reporting teacher and I am a part of VSmart Global, right? So if you want to enroll in FR, please check the last slide. I'll be providing you the contact details as well, from which you can enroll my lectures directly, right? तो अब हम समझेंगे कि एफआर में होता क्या क्या है। एफआर में ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको फ्यूचर में क्या हेल्प करेगा, आपको अभी क्या हेल्प करेगा, आपकी जो स्किल बिल्डिंग है उसमें कैसे आपकी हेल्प करेगा, राइट। एसीसीए एक ऐसा कोर्स है जिसमें ना आपकी कंप्यूटराइज स्किल भी काफ़ी इंप्रूव होती है, राइट। तो जितना आप इस पेपर के अच्छे से फोकस करोगे ना, जितना आप एसीसीए एफआर अच्छे से पढ़ोगे, उतना आपका बाकी सब्जेक्ट्स जो है वो इजी हो जाएगा और आप गुड फ्लोइंग में रहोगे, राइट। आपका फ्लो जो है वो काफ़ी इंप्रूव हो जाएगा। जैसे फ्लो का मतलब क्या, जैसे आपने मान लेते हैं कि एसीसी एफआर बहुत अच्छे से पढ़ा और आपके स्कोर आए 70+। अगर आपके एसीसी एफआर में 70+ स्कोर आए हैं तो काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपको पेपर पैटर्न जो एसीसीए का है उससे काफ़ी फेमिलियरिटी हो गई है। आपको डबल ए के जो वो क्लासेस हैं उसमें भी आपके हेल्प होगी एफआर से डायरेक्टली। एफआर में आईएफआरएस पढ़ाएंगे, आईएफआरएस पढ़ाएंगे तो आपकी आगे सब्जेक्ट्स में हेल्प करेंगे। पेपर पैटर्न आपको समझ आएगा, पेपर पैटर्न समझने के बाद आपको जो है स्किल लेवल बहुत इजी हो जाएगा। फिर आप प्रोफेशनल लेवल में भी जो एफआर है वो एसबीआर में आपकी डायरेक्टली हेल्प करेगा, राइट। तो आज आ जाइए, चालू करते हैं कि ऑल अबाउट एफआर एक वीडियो में, ठीक है। ये आप तब वीडियो देखो जब आप एफआर की प्रिपरेशन चालू कर रहे हो। इसमें मैंने आपको ये भी बताया है कि पढ़ाई कैसे करनी है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की, ठीक है गाइस। तो आ जाइए देखते हैं क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहले ये समझते हैं कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक्चुअली में होता क्या है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिर्फ ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना नहीं बोलते, राइट। बहुत सारे लोग हैं जो मिसकंसेप्शन लेके बैठे हैं कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब अकाउंट्स, अकाउंट्स मतलब कि मेरे को सिर्फ रिकॉर्ड करना है, मेरे को ट्रांजैक्शन हुआ है वो रिकॉर्ड करना है, उसको हम बोलते हैं बुक कीपिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अलग होती है गाइस। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मतलब क्या है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मतलब ये है कि पहले हम क्या करेंगे, कोई बिजनेस इवेंट होगा, फिर बिजनेस इवेंट जो होगा फिर हमें उसको क्या करना है, वो अकाउंटिंग रूल लगाएंगे, अकाउंटिंग रूल लगा के हम उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डालेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा अकाउंटिंग का पार्ट। पर इसके बाद जो है हमने इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देना है यूजर्स को। यूजर्स कौन कौन होते हैं, यूजर्स जैसे ऑडिटर हो गया, लेंडर हो गया, इन्वेस्टर हो गया, मैनेजर हो गया। तो ये सब जो है आपके यूजर्स होते हैं। ये क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख के। तो ठीक है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिर्फ ये नहीं होता कि ट्रांजैक्शन हुआ, ट्रांजैक्शन को मैंने रिकॉर्ड कर लिया। रिकॉर्ड करना इज अ स्मॉल पार्ट। रिकॉर्ड करने के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फाइनली प्रिपेयर करना पूरा उनको, फिर उनको प्रेजेंटेबल फॉर्म में रिपोर्ट में लाना, फिर रिपोर्ट जो है यूजर्स को सबमिट करना, ठीक है। तो ये होता है हमारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ठीक है। अब देखते हैं हम कि एफआर आपकी फ्यूचर करियर में कैसे हेल्प करेगा, ठीक है। एफआर जब भी आप पढ़ोगे अच्छे से तो आप क्या पढ़ोगे, इसमें आईएफआरएस पढ़ोगे, आप इसमें क्या बोलते हैं सारे स्टैंडर्ड्स कवर करोगे। तो क्या होगा, आपके ऑडिट इंटरव्यूज, जब आप ऑडिट क्लियर कर लोगे और आप एसीसीए क्लियर कर लोगे, उसके बाद आप कोई भी ऑडिट इंटरव्यू में बैठोगे ना, तो आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के स्टैंडर्ड्स जो है वो सारे आपको डायरेक्टली पूछ सकते हैं इंटरव्यू क्वेश्चंस में, ठीक है। दूसरा होगा, जब भी आप अकाउंटिंग रोल के लिए अप्लाई करोगे तो अकाउंटिंग रोल के लिए तो ऑब्वियसली अगर आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नहीं आती है तो आपको वो जॉब पे ही क्यों लेंगे। जब तक आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आएगी तभी आपको अकाउंटिंग रोल में जो है वो आपको समझ आएगा कि क्या हो रहा है, राइट। फिर हम देखते हैं फाइनेंस कॉन्वर्जेशन। फाइनेंस कॉन्वर्जेशन का क्या मतलब है, जैसे मान लेते हैं कि आपको जो है फाइनेंशियल लिटरेसी हो जाएगी। आप ना अपने पापा से बैठ के, मम्मी से बैठ के या फिर अपने भाई से बैठ के ये बातें कर सकते हो कि यार इसका ना इफेक्ट ये होता है, ठीक है। तो आपको जो है वो कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा इससे। आपके सामने कोई अगर कोई फाइनेंशियल अकाउंट्स की बात कर रहा होगा तो आपको डिमोटिवेटेड फील नहीं होगा, आपको ये नहीं लगेगा कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं। आपको समझ आएगा कि अच्छा ओके ये इस बारे में बात कर रहे हैं, ये तो मैंने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में पढ़ा था, ठीक है। प्रोफेशनल कॉन्फिडेंस आएगा। प्रोफेशनल कॉन्फिडेंस मतलब कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आपने पढ़ ली है, आईएफआरएस आपको आते हैं, अगर प्रोफेशनल सेटिंग में आईएफआरएस के बारे में डिस्कशन हो रहा है तो आप उसमें क्लियरली एक आंसर दे सकते हो कि यस, कि ये फाइनेंशियल स्टैंडर्ड ये बोलता है और इसका ट्रीटमेंट ऐसे होना चाहिए, राइट। तो इसमें आपकी ये हेल्प करेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट पे। इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का जो है उसमें पेपर पैटर्न क्या है। पेपर पैटर्न मतलब पेपर पैटर्न की क्या क्या आएगा एग्जैक्टली पेपर में। सेक्शन ए आएगा, सेक्शन बी आएगा और सेक्शन सी आएगा।
3 सेक्शंस में आपका सिलेबस एरिया डिवाइडेड है। सेक्शन ए में क्या आता है? सेक्शन ए में आता है 15 एमसीक्यू आएंगे, 15 एमसीक्यू आएंगे, 2 मार्क्स का एक एमसीक्यू होगा, टोटल मार्क्स 30 होंगे। ये बहुत वाइडर सिलेबस एरिया से आएगा, सिर्फ एक सिलेबस एरिया से नहीं आएगा। ठीक है, समझ आया? अब आते हैं सेक्शन बी पे। सेक्शन बी में क्या आएगा? 3 ऑब्जेक्टिव केस क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव केस क्वेश्चन का मतलब क्या होता है कि आपको एक केस स्टडी दे देंगे बड़ी, केस स्टडी बड़ी दे दी है उन्होंने आपको। केस स्टडी बड़ी देने के बाद उसमें 5 एमसीक्यू देंगे। ठीक है, तो 5 एमसीक्यू दिए, वो भी 2-2 मार्क्स के होंगे, तो एक केस स्टडी आएगी 10 मार्क्स की। ऐसी 3 केस स्टडी आएंगी सेक्शन बी में। ठीक है, एक केस स्टडी 5 एमसीक्यू 2 मार्क्स। ठीक है, एक केस स्टडी कितने मार्क्स की है? 10 मार्क्स की है। ऐसी 3 केस स्टडी आएंगी, कितने हो गए? 30 मार्क्स। ठीक है, तो टोटल 30 मार्क्स का आएगा आपका सेक्शन बी में। अब आते हैं सेक्शन सी पे, जो है सबसे प्रॉब्लमेटिक एरिया। ये आपने आज तक टैकल नहीं किया। अगर आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी पढ़ा है तो भी आपके लिए सेक्शन सी जो है वो बहुत ज़रूरी है। सेक्शन सी जो है उसमें आपको कंप्यूटर पे एक्सेल में या फिर वर्ड डॉक्यूमेंट में टाइप करके लिखना है। अगर आपको ये आपने ऑब्वियसली अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल नहीं हो तो आपने कभी भी एक्सेल में वर्क नहीं किया, आपने कभी भी वर्ड में पूरा डॉक्यूमेंट नहीं बनाया, राइट? अब इसमें एक और चैलेंज क्या है? टाइम कंडीशन में करना है। 3 घंटे का टाइम है, आपको 2 क्वेश्चन जो है बड़े बड़े पूरे लिखने हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन बड़े बड़े लिखने हैं का क्या मतलब है कि सेक्शन सी में 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन होगा 20 मार्क्स का। ठीक है, एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा गाइस? एक क्वेश्चन होगा 20 मार्क्स का। एक क्वेश्चन अगर 20 मार्क्स का होगा, टोटल मार्क्स कितने हो गए? 40 मार्क्स हो गए। ठीक है, तो इसमें दो क्वेश्चन होंगे, उसमें से जो एक क्वेश्चन है वो आपका आएगा पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने को आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन में ये आएगा, दूसरे क्वेश्चन में क्या आएगा? आपको एनालिसिस करना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको दिए रहेंगे, आपको उसका एनालिसिस करना है। एनालिसिस में आपको क्या बताना पड़ सकता है? एनालिसिस में आपको बताना पड़ सकता है कि इनकी परफॉर्मेंस कैसी थी। ठीक है, इन्होंने कैसा परफॉर्म किया है इस साल, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसी थी। आपको ये आ सकता है कि इनकी जो है लिक्विडिटी कैसी है, इनके पास इतना कैश है कि अपनी लाइबिलिटीज पे ऑफ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो ये आपको जो है एनालिसिस का पार्ट है। ये आपको बहुत प्रॉब्लम देगा क्योंकि आपको वर्ड में लिखना है। वर्ड में इतना सारा एक्सप्लेन करना इतना आसान नहीं होता कम टाइम में, राइट? आपको टाइपिंग की हैबिट नहीं होगी। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा रिकमेंडेशन मेरी यही रहेगी कि अगर आप वी स्मार्ट का पार्ट होते हो तो मैं ना प्रैक्टिस सेशन में आपको सेक्शन सी का पूरा A to Z का फॉर्मेट बताऊंगा कि इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है। उसमें फिर मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि आप कैसे इन क्वेश्चंस को इजीली टैकल कर सकते हो, कैसे अपनी टाइमिंग बढ़ा सकते हो। तो मैंने यहाँ पे नीचे टाइमिंग गाइड भी दे रखी है। तो मेरा टाइमिंग गाइड ये है कि सेक्शन ए और बी जो है वो 1.5 घंटे में कंप्लीट करना है। मतलब क्या कि 60 मार्क्स का पेपर 1.5 घंटे में कंप्लीट करो, बचे हुए 40 मार्क्स का पेपर 1.5 घंटे में कंप्लीट करो। ACCA बोलता है 1.8 मार्क्स पर मिनट। 1.8 मार्क्स पर मिनट से अगर हम 60 को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें आ रहे हैं टोटल 108 मिनट। 108 मिनट मतलब 1 घंटा 48 मिनट। मैंने क्या किया है, 18 मिनट जो है MCQs में से काट के सेक्शन सी में बढ़ा दिए हैं। ठीक है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑब्वियसली मुझे पता है कि आप जो है एक्सेल में 36 मिनट्स में एक क्वेश्चन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए मेरा रिकमेंडेड टाइम जो है वो 45 मिनट्स है। पर्सनली जब मैंने भी अपना FR दिया था मेरे 82 मार्क्स आए थे और मेरा यही टाइम था मैक्सिमम कि मैं सेक्शन ए और बी जो है वो 1.5 घंटे में कर लूँगा। 1.5 घंटे या 1.5 घंटे से कम में भी हो जाता है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, कॉन्सेप्ट अच्छा है तो आप 1.5 घंटे से कम में कर लोगे, ये बहुत प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, और फिर सेक्शन सी में जो है मैंने बहुत टाइम दिया था। मेरे जो MCQs थे वो हो गए थे 1 घंटे 10 मिनट में। मेरी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी थी। फिर मैंने सेक्शन सी किया। सेक्शन सी में मैंने क्या किया, सेक्शन सी में मैंने 50-50 मिनट दिए दोनों क्वेश्चन को। ठीक है, तो मेरा जो आंसर हुआ था बहुत अच्छा हुआ था, तो मेरे टोटल 82 मार्क्स आए थे। ठीक है, तो यही अप्रोच आप फॉलो कर सकते हो, राइट? सेक्शन ए और बी में जो है जल्दी करना है, जल्दी करने के लिए ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और सेक्शन सी में भी मैं जब पहले प्रैक्टिस करना चालू किया था तब मेरे को एक क्वेश्चन सॉल्व करने में 1 घंटे 20 मिनट लगते थे। 1 घंटे 20 मिनट मतलब 80 मिनट लगते थे। 80 मिनट को आपको ऑलमोस्ट हाफ करना है, 45 मिनट पे लाना है। तो आपको इसके लिए क्या ज़रूरी है? प्रैक्टिस ज़रूरी है। बिना प्रैक्टिस के क्या आप ये कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अगर आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से आपको सारी चीज़ें हैंड इन हैंड चलानी है, तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सेक्शन सी की। और सेक्शन ए और बी तो आपको हर सिलेबस एरिया के साथ कवर करते ही जाना है। ठीक है, तो हमने सेक्शन ए और सेक्शन बी और सेक्शन सी के बारे में देख ही लिया है कि सेक्शन ए में जो है
जल्दी फास्ट चेक्स हो जाते हैं, कोई से भी सिलेबस एरिया में से क्वेश्चन आ जाएगा। सेक्शन बी में जो है केसेस आएंगे, उसमें आपको एक एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा अपनी नॉलेज का, ठीक है। वहाँ पे जो है थोड़ा कन्फाइंड एरिया से आएगा, मतलब कुछ कुछ टॉपिक्स जो है वो पॉपुलर हैं सेक्शन बी में, वो आएंगे, ठीक है। उसमें से आपको जो है पूरा सॉल्व करना है, ठीक है। सेक्शन सी जो है वो लॉन्ग रिस्पॉन्स क्वेश्चन है, मैंने आपको बता दिया कि स्टेटमेंट बनाने के लिए या फिर इंटरप्रिटेशन आ सकता है, ठीक है। आप सिलेबस एट अ ग्लांस, सिलेबस एट अ ग्लांस देख लेते हैं कि सिलेबस में एक्चुअली में है क्या क्या। सिलेबस में क्या क्या है, फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क में क्या आएगा, फ्रेमवर्क में नॉर्मली वो समझा देंगे कि मतलब कि कैसे आईएफआरएस बनता है, आईएफआरएस कैसे प्रेजेंट होता है, ठीक है। सेक्शन 2 फिर सेकंड में क्या है, सिंगल एंटिटी। सिंगल एंटिटी मतलब कि जितने भी जो स्टैंडर्ड्स हैं वो सारे सिंगल एंटिटी में आ जाते हैं, ठीक है। इसमें हमें पता चलेगा रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करना है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का क्या ट्रीटमेंट होता है, नॉन करंट एसेट का क्या ट्रीटमेंट होता है, लीजेज आ गया, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आ गया। तो ये सारे जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपको है सिंगल एंटिटी में कवर करने पड़ते हैं, ठीक है। की स्टैंडर्ड्स में और सिंगल एंटिटी, जब तक आप की स्टैंडर्ड्स कवर नहीं करोगे, जब तक आप सिंगल एंटिटी का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। ग्रुप्स, ग्रुप्स क्या है, कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन मतलब कि मान लेते हैं कि 3 कंपनी है, एक कंपनी है ए, एक कंपनी है बी और एक कंपनी है सी। तो ए कंपनी ने बी और सी को खरीद लिया, ए कंपनी ने बी और सी को खरीद लिया। इसका मतलब क्या, ए हो गया पेरेंट, बी और सी हो गए सब्सिडरी, ठीक है। तो ये हो गए तीनों ग्रुप कंपनीज, ठीक है। ए बी और सी तीनों का ग्रुप कंपनी बन गया, क्योंकि क्यों, क्योंकि ए ने दोनों को अक्वायर कर लिया, दोनों को अक्वायर कर लिया तो ये तीनों एक ग्रुप का पार्ट हो गए, ठीक है। एनालिसिस, एनालिसिस मतलब वो इंटरप्रिटेशन का जो सेक्शन सी में क्वेश्चन आएगा, जिसमें आपको एनालिसिस वो करना है, एनालिसिस परफॉर्म करना है, ठीक है। ये समझ आया। अब हमें देखना है कि एफआर को हम स्टडी कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आ जाता है नॉर्मल स्टैंडर्ड्स की बात। जो नॉर्मल स्टैंडर्ड्स हैं उसको हम कैसे कवर करेंगे, नॉर्मल स्टैंडर्ड्स के साथ साथ जो है एमसीक्यूज कवर करते जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लेते हैं आज मैंने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का लेक्चर लिया, तो आप क्या करोगे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का लेक्चर ले लिया है मैंने, उसके बाद आप जो है क्वेश्चन सॉल्व करोगे। क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व करोगे, स्टडी ऐप से सॉल्व करोगे। स्टडी ऐप में क्विज का सेक्शन होता है, प्रैक्टिस का सेक्शन होता है, वहाँ से सॉल्व करोगे। अगर मैंने जो है आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा, वो दूंगा तो आप वहाँ से सॉल्व करोगे, राइट। अब आ जाएगा कि हमने लेक्चर देख लिया, अब क्या करें, अब हमको जो है नोट्स जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, उस नोट्स में से जो चीज़ लर्न करने की इन्फॉर्मेशन है वो आप जाके लर्न करोगे। लेक्चर देख लिया, लर्न कर लिया, फिर आपने प्रैक्टिस कर ली, एमसीक्यू सॉल्व कर लिए, फिर आप क्या करोगे, रिव्यू करोगे। क्या रिव्यू करोगे, आपने जो गलती करी है, अब जो गलती करी है उसको आप, अगर आप वी स्मार्ट का पार्ट होगे तो आप मेरे को भेजोगे डाउट सॉल्व करने के लिए, मैं आपका डाउट सॉल्व करके आपको जो है उसका आंसर लिख के भेज दूंगा कि ये इसका आंसर है, इसको ऐसे करेंगे, राइट। समझ आया। अब इसको, इस प्रोसेस को पूरा रिपीट करेंगे तो आपका जो है प्रोग्रेस जो है क्यूमुलेट होती जाएगी। आपको पता होगा कंपाउंडिंग एक वर्ड जो बहुत फेमस हो रहा है, तो ऐसे जो कंपाउंडिंग है ना हर चीज़ में काम करती है। आप जितनी मेहनत करोगे ना, मेहनत भी धीरे 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 कंपाउंड होती चली जाएगी, ठीक है गाइस। तो ये जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब वीकली परफॉर्मेंस कैसे करेंगे, तो मान लेते हैं कि वीक में 2 क्लासेस हो रही हैं, 2 क्लासेस हुई तो आपका लेक्चर हुआ, उस दिन आपने लेक्चर देखा, सेकंड डे आपने जो है उसको रिवाइज किया, फॉर्मेट्स लर्न करे जो भी था, तीसरे में आपने जो है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी करी, फिर आपने प्रैक्टिस करी, ठीक है। प्रैक्टिस करने के बाद करेक्शन करेंगे और जो भी मिस्टेक्स हैं उसको जो मिस्टेक्स को जो है करेक्ट करेंगे, राइट। आई होप क्लियर होगा ये। अब एग्जाम डे पे क्या है, एग्जाम डे पे आपको क्या करना है कि प्लान करना है। सेक्शन सी का जो भी क्वेश्चन होगा पहले आप प्लान करोगे कि मेरे को इसमें क्या क्या लिखना है और कैसे लिखना है। प्लानिंग का पार्ट जो है उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना, प्लानिंग में टाइम वेस्ट नहीं करना। कैसे बचती है प्लानिंग, कि आपको पहले से ही इतनी प्रैक्टिस कर लो कि प्लान करने की आपको प्लान ही ना करना पड़े। जैसे प्लान मतलब क्या, फॉर्मेट बनाने को एक प्लान बोलते हैं, राइट। अगर आपने ज़्यादा प्रैक्टिस करी होगी तो आपको सबके फॉर्मेट्स लर्न होंगे। आप क्या करोगे, पेपर में जाओगे, फट 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 फॉर्मेट बनाया, फॉर्मेट तो आपका बहुत जल्दी बन गया, अब उसके बाद आप क्वेश्चन रीड करना चालू करोगे, राइट। तो ये है प्लानिंग, राइट। अब प्लानिंग के बाद क्या होगा, वर्किंग्स। वर्किंग्स जो है वो मुझे क्लियरली दिखानी है। वर्किंग्स क्लियरली दिखानी है का क्या मतलब है, एक्सेल में मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन सॉल्व, एक्सेल में क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं इजिकल्स टू लगा के फॉर्मूला लिखूंगा, फॉर्मूला लिखूंगा तो एसीसी एग्जामिनर जो है वो भी मेरा फॉर्मूला रीड कर पाएगा, ठीक है। और अगर आपको और आसान काम करना है एसीसी एग्जामिनर के लिए तो उस फॉर्मूला को कॉपी करो, उस फॉर्मूला को उसके नेक्स्ट सेल में जो है पेस्ट कर दो, तो आपका जो है आंसर, फाइनल आंसर यहाँ पे है, वो जो फॉर्मूला है उसको आपने यहाँ पे एक और सेल में लिख रखा है, तो जो है दोनों साथ साथ में है तो एग्जामिनर को पता चल रहा है ओके इसने ये फॉर्मूला जो है इस सेल में लगाया है। या तो अगर आपके पास कम टाइम है तो आप ये फॉर्मूला जो है कॉपी पेस्ट करके मत लिखो, उसमें टाइम जाएगा। तो आपको क्या करना है, नॉर्मल
ऐसे इजिकल्स टू लगा के लिख देना है ताकि एसीसी एग्जामिनर देख सके कि आपने क्या फॉर्मूला लगाया है। ठीक है, अब क्या आएगा, हेडिंग्स का यूज करना है। आप जब भी एनालिसिस का क्वेश्चन करोगे तो उसमें हेडिंग्स लिखनी है कि मैं अभी प्रॉफिटेबिलिटी पे कमेंट कर रहा हूँ। आप फिर दूसरी हेडिंग लिखोगे कि मैं अब लिक्विडिटी पे हेडिंग कर रहा हूँ। तीसरी हेडिंग लिखोगे कि मैं अब कंक्लूजन दे रहा हूँ। तो ये हेडिंग करके लिखना है, उसके अंदर जो है पॉइंट्स बनाने हैं। ठीक है, मूव ऑन व्हेन स्टक, मूव ऑन व्हेन स्टक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर आपको कहीं पे भी लग रहा है कि मेरे को ये चीज़ नहीं आती तो जल्दी मूव ऑन करो, वेट मत करो। अगर आपको नहीं आती ना तो उस पर दिमाग लगाना आखिरी में जब टाइम बचेगा, अभी दिमाग मत लगाओ, अभी जल्दी मूव करो। अभी जो आपको है नंबर्स ग्रैब करने हैं, जो आपको आता है वो पहले लिखना है, बाद में जो नहीं आता है उस पर दिमाग लगाना है। ठीक है, तो यही था एफआर का। अब एफआर में आपको लर्न नहीं करना, अगर आप लर्न करने जाओगे तो आप लर्न करने में उलझे रह जाओगे, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको बहुत दिक्कत होगी रियल एग्जाम में। क्वेश्चन पैटर्न जो है बहुत बार रिपीट होता है एसीसीए के एग्जाम्स में। ठीक है, अब क्या करना है कि अब आपको ये क्वेश्चन देखना है कि भाई इसमें होगा क्या। अगर आपको ये पता है कि अगर आप लर्न करने के अलावा अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि अच्छा इस सिचुएशन में ना ये चीज़ होती है। तो आपको ना आपके दिमाग को अब लर्न करने की जरूरत नहीं है, अब उसको सिचुएशन ही पता चल गई है। अब उसको सिचुएशन पता चल गई है तो उसका आंसर जो है वो इजीली लिख लोगे। राइट, अब समझ आ रहा है कि कैसे आपको जो है लर्न नहीं करनी, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए जो है ईजी हो जाएगा। अब आपको लर्न करनी है, क्या क्या चीज़ें लर्न करनी है, कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको थोड़ी लर्न करनी पड़ेंगी। जैसे कि फॉर्मेट्स हो गए, फॉर्मेट्स आपको लर्न करने की ज़रूरत तभी है अब अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको लर्न ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ जो है आप लर्निंग अवॉइड करो और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो उस पर फोकस करो। ठीक है गाइस, तो यही था एफआर के लिए क्या इंट्रोडक्शन होना चाहिए। ठीक है गाइस, मैं एक नंबर अभी आपको डिक्टेट करता हूँ, वो नंबर जो है उस पर आप कॉल करो। ठीक है, आपको जो है वी स्मार्ट का जो है एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, वो नंबर क्या है, नंबर है वो मैं आपको स्क्रीन पे अभी दे दूंगा। ठीक है, इधर आपको स्क्रीन पे विजिबल हो जाएगा। राइट, इधर मैं आपको स्क्रीन पे विजिबल करा दूंगा नंबर। तो ये नंबर पे आप कॉल करो और एफआर के बैच पे अगर आपको इनरोल करना है तो प्लीज़ इनरोल करो। ठीक है गाइस, और मतलब फन मनाओ। ठीक है, एफआर का सब्जेक्ट फन होना चाहिए। ठीक है, जब तक मज़ा ना आए ना पढ़ने में, जब तक क्या मतलब। ठीक है, तो एफआर का अगर सब्जेक्ट आपको फन बनाना है तो प्लीज़ इनरोल इन वी स्मार्ट ग्लोबल। मैं हूं मोहित गुप्ता, साइनिंग ऑफ। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।